नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संतुलित बल एवं असंतुलित बल में अंतर को। तो संतुलित बल को इंग्लिश में बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं और असंतुलित बल को इंग्लिश में कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं, फिर गाइस समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं संतुलित बल को, जिसको हम लोग इंग्लिश में बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो ये बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है, तो देखिए इसको समझते हैं ये जो पेन का टिप्पी है उसके माध्यम से। तो देखिए ये जो टिप्पी है यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया और इस तरफ से ये जो उंगली है इससे थोड़ा बल लगाएंगे और इससे भी। तो देखिए दोनों तरफ से ही समान बल लगाया जा रहा है उंगली के द्वारा, ठीक। तो जिसके कारण क्या होता है, ये जो टिप्पी है तो वो जहां पर था वहीं पर रह रहा है, ठीक। मतलब इसका जो स्थिति है इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है और ना ही ये गति में आ रहा है। तो इसी तरह का जो बल है इसको हम लोग संतुलित बल कहते हैं, जहाँ पर दोनों विपरीत दिशाओं से समान बल लगाया जाता है, ठीक। देखिए ये उंगली इस उंगली के विपरीत दिशा से बल लगा रहे हैं, तो दोनों ही विपरीत दिशाओं से क्या हो रहा है, समान बल लग रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, संतुलित बल। तो देखिए और एक एग्जाम्पल है गाइस इस बॉक्स का। ये जो बॉक्स है तो यहाँ पे देखिए ये आदमी के द्वारा इस बॉक्स पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और वही इसके ऑपोजिट विपरीत दिशा से इस आदमी के द्वारा इस बॉक्स पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, जिसके कारण जो बॉक्स है तो वो जहां था वहीं पर रह गया, ठीक। तो इसी को क्या कहेंगे, संतुलित बल। तो गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं संतुलित बल का डेफिनेशन को। परिभाषा क्या है, वे बल जो किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में समान रूप से कार्य करते हैं। विपरीत दिशाओं से बल लग रहे हैं दोनों में ही और समान बल लग रहे हैं, है ना। और जिससे क्या होता है, उनका जो परिणामी बल है वो शून्य हो जाते हैं। तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो टोटल बल है, ठीक, टोटल फोर्स है या फिर नेट फोर्स भी इसको कहते हैं, तो क्या होता है, जीरो हो जाते हैं। कैसे होते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो टोटल बल है उसको हम लोग एफ नेट से दिखा रहे हैं, इज इक्वल टू ये 5 न्यूटन बल और ये प्लस में प्लस करते हैं टोटल करने के लिए, तो ये प्लस और ये माइनस में 5 न्यूटन का बल। और यहाँ पे माइनस का निशान इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये जो 5 न्यूटन का बल है इस 5 न्यूटन का विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक। ये जो 5 न्यूटन है इस तरफ लग रहा है और ये उसका विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इस कारण माइनस, यहाँ पर -5 न्यूटन, ठीक है। फिर देखिए 5 न्यूटन और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है 5 न्यूटन, तो ये जीरो हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एफ नेट है तो वो जीरो हो जाता है, ठीक। वही है डेफिनेशन में, जिससे कुल परिणामी बल शून्य हो जाता है, उससे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं, ठीक। यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब गैस इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, त्वरण नहीं उत्पन्न नहीं होते। तो यहाँ पे त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है, तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो फोर्स है तो वो जीरो है ना। और हम लोगों को पता है जो न्यूटन का द्वितीय नियम है तो उसके अनुसार जो एफ है तो वो एम ए के बराबर होते हैं, ठीक। जब गाइस यहाँ पर जो फोर्स है वो जीरो है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ यहाँ पर क्या है, एफ यहाँ पर जीरो है, ठीक। संतुलित बल में जो बल है, टोटल बल है तो वो जीरो हो जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा, असल जो हम लोगों का त्वरण है तो वो भी शून्य हो जाएगा। तो इसको निकाल के दिखाता है आपको। देखिए यहाँ पर एफ की जगह जीरो को लिख देंगे, इज इक्वल टू ये द्रव्यमान है इनटू में ये त्वरण है, त्वरण, ठीक। तो फिर गए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको इस तरफ लिख कर दिखाते हैं ना, इस तरफ। देखिए ये जीरो इज इक्वल टू एम इंटू ए, ऐसे आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 0/m, है ना, और ये जीरो। तो जो ए है वो जीरो के बराबर आ जाता है, यानी यहाँ पर त्वरण उत्पन्न नहीं होता, ठीक। गाइस यहाँ पर जब त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है तो a इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और हमें पता है जब त्वरण उत्पन्न नहीं होता या तो वो वस्तु स्थिर में हो या फिर एक समान वेग पर, ठीक। इसको समझते हैं कैसे ये है।
पर देखिएगा इस नीचे में इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिखा है, जब ए 0 होते हैं, जब वस्तु स्थिर या एक समान वेग में हो। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं जब वस्तु स्थिर में होते हैं तो उसका जो प्रारंभिक वेग है तो वो 0 रहेगा और अंतिम वेग भी 0 रहेगा क्योंकि वो जैसा है वैसे ही रहेगा, है ना? जैसे कि यहाँ पर एक लाइन देखिए, यहाँ पर ये वस्तु है, ठीक? पहले भी यहीं पर था, अभी भी यहीं पर है, तो प्रारंभिक वेग भी उसका 0 हो जाएगा और जो अंतिम वेग है तो वो भी 0 हो जाएगा। और हमें पता है जो त्वरण है तो वो क्या होते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो यहाँ पर दोनों का ही मान बैठाएंगे 0 माइनस 0 और यहाँ पर समय कितनों भी सेकंड हो सकते हैं, ठीक? 1 सेकंड, 2 सेकंड, कितनों भी टाइम हो सकते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो त्वरण है तो वो 0 आ गया। और अगर मान लेते हैं कि जो वस्तु है तो वो एक समान वेग से गति में है ना? एक समान वेग है उसका। यानी देखिए यहाँ पर जो वस्तु है तो यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु का जो वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है और यहाँ पर भी आते-आते यहाँ पर भी जब आया कुछ समय बाद, जैसे कि यहाँ पर टाइम तो नहीं, टी समय बाद ऐसा मानते हैं, है ना? यहाँ पर भी 2 मीटर प्रति सेकंड है। ये टी कितना भी सेकंड हो सकता है, वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, ठीक? कितना भी हम लोग मान सकते हैं। तो मान लेते हैं यू जो है 2 मीटर प्रति सेकंड था पहले प्रारंभिक वेग और जो बाद में उसका वेग हुआ टी सेकंड बाद, यानी 1 सेकंड, 2 सेकंड, कितनों भी सेकंड बाद उसका जो अंतिम वेग है तो वो 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो देखिए a इज इक्वल टू वही फॉर्मूला पर बैठाएंगे मान को, 2 माइनस 2 हो जाएगा बटा टी, फिर से ये 0 आ गया। तो इससे क्या समझ में आता है, जो त्वरण है वो तब 0 होता है जब वस्तु एक या तो स्थिर अवस्था में हो या फिर एक समान वेग से गति में हो, ठीक? वेग उसका सेम रहेगा जितना भी टाइम के बाद। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया होगा। चलता है जो वस्तु है या तो स्थिर में होगा या फिर एक समान वेग से गति में होगा। अब समझते हैं उदाहरण को। देखिए उदाहरण, जब वस्तु स्थिर होता है तो उसका क्या उदाहरण होगा, तो मेज पर रखी किताब, ठीक? मेज पर अगर कोई किताब रखी है तो उस पर संतुलित बल लगता है, कैसा लगता है उसको समझते हैं। तो देखिए ये बुक है और ये टेबल है, मेज है ना? तो यहाँ पर गैस इस बुक पर नीचे की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा होगा, नीचे के दिशा में ये बल होगा और इस टेबल के द्वारा इसी बुक पर ऊपर की ओर सामान्य बल लगाया जाता है, ठीक? इस मेज द्वारा। तो यहाँ पर जो एफ एन है इसको मान लेते हैं एफ एन है, मान लेते हैं सामान्य बल जो है वो एफ एन है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एफ जी है और यहाँ पर जो एफ एन है वो बराबर है एफ जी के। इसी कारण जो बुक है वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था, मतलब एकदम स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक है? इसका अवस्था में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों ही तरफ जो फोर्स है तो वो दोनों ही तरफ जो बल है वो सेम सेम है। और यहाँ पर और कैसे, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पता चलता है, जो एफ नेट है तो वो 0 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि एफ एन बराबर हो जाएगा एफ जी के। देखिए एफ एन और ये प्लस, और देखिए ये दोनों बराबर तो है, उसका मान बराबर है ना? पर जो दिशा है तो वो अलग-अलग दिशा में लग रहा है, तो इसी कारण यहाँ पर माइनस का निशान आ रहा है। ये एफ एन प्लस और एफ एन का विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी लग रहा है, तो इस कारण माइनस एफ जी। तो एफ एन माइनस एफ जी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ एन माइनस एफ एन, क्योंकि एफ जी बराबर एफ एन है तो एफ नेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक? यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा। जैसे कि गैस मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ पर भी 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, ठीक? तो इससे पता चलता है कि जो संतुलित बल है तो उसमें हमेशा ही जो बल है, टोटल बल, तो वो 0 रहता है, नेट फोर्स, है ना? अब गाइस समझते हैं हम लोग एक समान वेग का एग्जाम्पल क्या है संतुलित बल में, ठीक? तो देखिए यहाँ पर नीचे में एक समान वेग, जब आप कार को एक निश्चित गति से, जैसे कि मान लेते हैं जो कार है तो उसको हम लोग 40 किलोमीटर पर
प्रति घंटा पर क्रूज कंट्रोल पर चलाते हैं तो इंजन द्वारा लगाया गया बल, तो मान लेते हैं कि जो कार है उसका मतलब उसका जो गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इंजन द्वारा लगाया गया बल सड़क के घर्षण बल के ठीक बराबर है। तो देखिए, जब कार चलता है तो सड़क के द्वारा भी घर्षण बल लगाया जाता है, कार के विपरीत दिशा में, कार का जो गति है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। तो इंजन द्वारा लगाया गया बल, तो इंजन भी कुछ बल लगाएगा जो कार है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और सड़क घर्षण बल लगा रहा है। तो ये घर्षण बल और इंजन द्वारा लगाया गया बल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बल का जो मान है तो वो सेम रहता है, इक्वल रहता है और अलग अलग दिशा में रहता है। जैसे कि कैसे यहाँ पर देख रहे थे कि अलग अलग दिशा और सेम मान होने से जो बल है तो वो जीरो आ जाता है, टोटल बल। तो वैसे ही गाइस यहाँ पर होता है कि जो इंजन द्वारा लगाया गया बल है और जो घर्षण बल है तो वो उसका मान सेम, और जो दिशा है वो विपरीत आने के लिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी जो टोटल बल है वो शून्य हो जाएगा। तो दोनों बल संतुलित हो जाते हैं, ठीक, जिससे कार की गति नहीं बदलती। और जो कार है वो पहले से कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, तो ये जो गति है वो मेंटेन रह गई, ठीक, इसी गति से कार चलता जाएगा। और जो इंजन द्वारा लगाया गया बल है और जो घर्षण बल है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं बस, ठीक। तो यहाँ पर जो कार है वो एक समान वेग अपना फिर बनाए रखता है, ठीक, ये देखने को मिलता है। फिर गैस एक दूसरा उदाहरण है संतुलित बल का ही। रस्साकसी का जो खेल है वहां पर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि दोनों ही दिशाओं से अगर जो प्रतिभागी है ना, जो हिस्सा ले रहा है, दोनों ही टीम अगर सेम सेम बल लगाते हैं तो रस्सी क्या होता है, रस्सी ना इधर जाता है ना उधर जाता है, बीच ही में रहता है ना। तो वो हमें देखने को मिलता है। तो रस्साकसी में दोनों ओर से समान बल लगाना, तो ये भी उदाहरण हो जाएगा संतुलित बल का। तो गाइस ये था संतुलित बल के लिए। अब समझते हैं जो असंतुलित बल है तो वो क्या होता है। तो गाइस अब समझते हैं असंतुलित बल को। वे बल जो किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से असमान रूप से कार्य करते हैं, जिससे उनका कुल परिणामी बल शून्य नहीं होता, उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो गाइस इसको समझते हैं, वही जो पेन का टिप है उसको ले लेते हैं इसको समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पेन का टिप्पी है और इस तरफ से गैस जो पेन का ठिप्पी में थोड़ा सा ज्यादा बल लगाया जा रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, जो ठिप्पी है वो उस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये वाला उंगली से ज्यादा बल लगाया जा रहा है इस ठिप्पी पर। तो इसी को असंतुलित बल कहते हैं, जब दोनों विपरीत दिशाओं से असमान रूप से बल कार्य करते हैं, मतलब असमान रूप से जो बल है वो लगते हैं। अब इसका दूसरा जो उदाहरण है तो वो है, देखिए यहाँ पर ये बॉक्स है और यहाँ पे बल लगाया जा रहा है, तो ये आदमी इस बॉक्स पर 4 न्यूटन का बल लगाया और ये जो आदमी है तो इस बॉक्स पर 6 न्यूटन का बल लगाया। तो ये ज्यादा बल लगा रहा है, तो जिसके कारण जो बॉक्स है उसका गति इस तरफ, इसके द्वारा लगाए गए बल के दिशा पर बॉक्स का गति हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें जो बल है इसने बल ज्यादा लगाया इसकी तुलना में, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एफ नेट है तो वो जीरो नहीं होता है, जो कुल परिणामी बल है वो शून्य नहीं होता है। तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर एफ नेट क्या हो जाएगा, ये 6 न्यूटन प्लस, है ना, प्लस लगाते हैं टोटल निकालने के लिए। और यहाँ पर देखिए जो 4 न्यूटन है तो वो इस 6 न्यूटन का विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इस कारण -4 न्यूटन ऐसे लिखेंगे, है ना। तो 6 न्यूटन -4 न्यूटन, तो यहाँ पर देखिए 2 न्यूटन आया, जो टोटल फोर्स है तो वो क्या आया 2 न्यूटन। तो यहाँ पर जो टोटल बल है वो शून्य नहीं आता है, ठीक, वही यहाँ पर लिखा है। और फिर नेक्स्ट क्या है, तो जो असंतुलित बल है तो वो संतुलित बल का विपरीत होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होता है। यहाँ पर त्वरण कैसे उत्पन्न होता है, देखिए जैसे कि हमें पता है न्यूटन का द्वितीय नियम के अनुसार F इज इक्वल टू ma होता है ना। और यहाँ पर जो फोर्स है तो यहाँ पर जो बल है वो जीरो नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 न्यूटन आया था, है ना, तो 2 न्यूटन लिख देते हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर ये टोटल बल है, ठीक है, और ये द्रव्यमान है इनटू ये क्या है त्वरण है। तो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 2/m लिख सकते हैं। ये m इसके नीचे चल गया, और यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो तो कुछ तो होगा, द्रव्यमान शून्य नहीं होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं जो द्रव्यमान है तो वो भी 2 है, ठीक, 2 kg है। तो उस समय क्या होता है, दो से कैंसिल हो जाता है, और जो त्वरण है तो उसका मान क्या आ जाएगा, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये आता है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, जो त्वरण है तो वो शून्य नहीं होगा। वैसे किसी भी स्थिति में जो असंतुलित बल है, अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लग रहा है तो उस पर जो त्वरण है वो कभी भी शून्य नहीं होता है। और आपको पता है जो त्वरण है वो कब शून्य नहीं होता है, जब वेग में परिवर्तन होता है, क्योंकि त्वरण का जो परिभाषा ही है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा देते हैं आपको, उसी में लिखा हुआ था। देखिए ए कब शून्य नहीं होते हैं, जब वेग परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लेते हैं किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है तो वो 2 मीटर/सेकंड है, और जो अंतिम वेग है तो वो 4 मीटर/सेकंड है, और जो समय है वो हम लोग 1 सेकंड जैसे मान रहे हैं, है ना। तो तब क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है, और यहाँ पर मान बैठा देना 4-2/1, और यहाँ पर 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ, त्वरण शून्य नहीं हुआ, और कब शून्य नहीं होता, जब वेग परिवर्तन होता है। ठीक, तो अभी इसका उदाहरण भी वैसे ही रहेगा, कि वैसे उदाहरण रहेगा इसमें जहाँ पर वेग में परिवर्तन होते हैं। ठीक, सॉरी, यहाँ पर वेग परिवर्तन होते हैं, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो उदाहरण क्या रहेगा, जब वेग परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि जमीन पर पड़ी गेंद को किक मारना और उसमें गति आना। तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं कोई बॉल पहले से जमीन पर पड़ी हुई है, ठीक, ऐसे यहाँ पर मान लेते हैं पड़ी है, तो पहले इसका जो वेग है तो वो कितना था, 0 मीटर/सेकंड था, और जब किक मारकर इसको गति में लाया गया तो मान लेते हैं इसका जो वेग है तो वो 2 मीटर/सेकंड हो गया। ऐसा मान ले रहे हैं, 0 तो नहीं रहेगा क्योंकि ये गति में आ गया। तो इसमें क्या वेग परिवर्तन हो रहा है, देखिए प्रारंभिक वेग और जो अंतिम वेग है वो दोनों ही अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होगा। फिर वैसे ही रस्साकसी में एक टीम का जीतना। तो रस्साकसी में मान लेते हैं कि एक टीम ज्यादा बल लगाकर रस्सी को खींच लिया, तो ये भी उदाहरण हो जाएगा असंतुलित बल का, क्योंकि एक टीम के द्वारा ज्यादा बल लगाया गया और दूसरे टीम के द्वारा थोड़ा कम बल लगाया गया था। ठीक, मतलब दोनों ही तरफ से अलग अलग बल लगाया गया, और आपको पता है दोनों ही तरफ से जब अलग अलग बल लगाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाता है। फिर देखिए कार को धक्का देकर चलाना। तो कार को जब धक्का देंगे तो कार सबसे पहले क्या होगा, स्थिर अवस्था में रहेगा, और जब उसको धक्का दिया जाएगा तब वो थोड़ा गति की अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी असंतुलित बल में आएगा। ठीक, देखिए अब दोनों का कंक्लूजन समझते हैं। जो संतुलित बल है तो वहां पर दोनों विपरीत दिशाओं से समान बल कार्य करेगा, और जो असंतुलित बल है तो दोनों विपरीत दिशाओं से अलग अलग असमान बल कार्य करते हैं। और संतुलित बल में त्वरण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेग या तो 0 होगा या फिर वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक समान वेग होगा। जबकि असंतुलित बल में क्या होगा, वेग में परिवर्तन होता रहेगा, जिसके कारण जो त्वरण है तो वो शून्य नहीं होगा। ठीक, तो यही था गाइस इसका कंक्लूजन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।